हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। अभिवादन स्वीकार करें। हरे कृष्ण के नाम से आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास, रूलिंग प्लैनेट्स रूल्स। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स के अंदर रूलिंग प्लैनेट्स को यूज़ करते हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर हम देखते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग लोग लेकर चलते हैं। तो अलग अलग केसेस में हम रूलिंग प्लैनेट्स में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और करते हैं वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। रूलिंग प्लैनेट्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द टाइमिंग ऑफ इवेंट। रूलिंग प्लैनेट्स का यूज़ करते हैं हम LSRD थ्योरी के अंदर। रूलिंग प्लैनेट को हम यूज़ करते हैं यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। रूलिंग प्लैनेट्स को यूज़ करते हैं हम प्री डेस्टिन्ड इवेंट को देखने के लिए, और रूलिंग प्लैनेट्स का हम यूज़ करते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए। हालांकि सभी नियम एक जैसे होने चाहिए, मगर जैसे जैसे इस पर केपी पर रिसर्च बढ़ी, लोगों ने उसमें वर्केबल कंडीशन बनाने के लिए, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स को हम स्ट्रिक्टली यूज़ करते हैं तो हम कई बार किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं पाता, सफिशिएंट नंबर ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स अवेलेबल नहीं होते। तो जो भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर रूलिंग प्लैनेट्स में कई सारे मॉडिफिकेशंस किए और उन्होंने यूज़ किया सक्सेसफुली। आज की क्लास में मैं बताऊंगा कि अलग अलग केसेस में हमें कौन कौन से रूलिंग प्लैनेट्स के रूल्स को फॉलो करना है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि हम किन किन केसेस में रूलिंग प्लैनेट्स का बेसिकली यूज़ करते हैं, और मेरे जो एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज होते हैं उनमें मैं किन को यूज़ करता हूँ और क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, आज फ्राइडे है 27 दिसंबर, 30 दिसंबर से मेरा एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का न्यू कोर्स शुरू हो रहा है, जिसकी 2 क्लासेज होंगी वीक में, मंडे एंड थर्सडे। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे या रिवीजन के लिए ज्वाइन करना चाहे वो रजिस्टर कर लें, क्योंकि मंडे अब आ गया है, 2 दिन का बीच में गैप बचा है। मैरिज टाइमिंग से रिलेटेड क्लासेस जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो 3 जनवरी से फाइनली स्टार्ट हो रही हैं। अब शुरू करता हूँ मैं रूलिंग प्लैनेट्स के रूल्स। तो इसमें 4 थिंग्स में जो बेसिकली हम रूलिंग प्लैनेट्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं केपी एडवांस एस्ट्रोलॉजी में। एक आरपी कॉम्बो रूल हम यूज़ करते हैं फॉर द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, उसके अंदर हम आरपी कॉम्बो बनाते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं LSRD थ्योरी एंड यस एंड नो टाइप ऑफ प्रश्नस का आंसर करना है, उसमें हम रूलिंग प्लैनेट्स को यूज़ करते हैं। थर्ड वन है प्री डेस्टिन्ड इवेंट्स, जो ऐसे इवेंट जिनका कि होना निश्चित है, जिनको कि हमने प्रॉमिस नहीं देखना होता, हमें मालूम है ये इवेंट होंगे ही, कब होंगे ये पता करने के लिए भी हम रूलिंग प्लैनेट्स को डिसाइड करते हैं और यूज़ करते हैं। फिर BTR एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी में रूलिंग प्लैनेट्स का हम यूज़ करते हैं। तो हम अलग अलग केसेस में क्या क्या वेरिएशंस है वो मैं आज की क्लास में बताऊंगा। आप एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा। आपने यदि अपनी नोटबुक अभी तक नहीं ली है तो नोटबुक आप ले लें और नोटबुक में नोट करना शुरू कर दें। यदि आपको PDF में कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो मैं सेपरेटली PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आरपी कॉम्बो फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए हम आरपी कॉम्बो बनाते हैं। क्या बनाते हैं और क्या रूल्स उसके अंदर फॉलो होते हैं। नंबर 1, यहाँ पर हम केवल 3 आरपी यूज़ करते हैं, 3 RPs ओनली। वो आरपी कौन होते हैं? आपका लग्न का स्टार लॉर्ड नंबर 1 आरपी होता है, और लग्न का यहाँ पर सब लॉर्ड ले रहे हैं, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑफ लग्ना, 2 आरपी होंगे। और तीसरा आरपी होगा सब स्टार लॉर्ड ऑफ द मून। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इट इज स्टार लॉर्ड ऑफ मून, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, इट इज STL ऑफ मून। STL ऑफ मून। तो ये 3 आरपी हम केवल यूज करते हैं, और जो मिलकर आरपी कॉम्बो बनता है वो होता है STL ऑफ लग्न, सब ऑफ लग्न एंड STL ऑफ मून। ये तीनों मिलकर हम यूज करते हैं। तो इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाकी आरपीओं से ये अलग है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिलेशन किस आरपी को नहीं मानते। हम जब फाइनली डेट निकाल लेते हैं कि इस इवेंट को इस डेट पर होना चाहिए, उस डेट वाले दिन की कुंडली हम बनाएंगे जिस डेट को इवेंट को होना है। उस डेट को इन आरपी जो कॉम्बो है, इन तीनों प्लैनेट्स में से यदि कोई भी प्लैनेट रेट्रो है
तब हमें यह देखना है कि वही प्लेनेट कहीं उस नेटिव की बर्थ चार्ट में भी तो रेट्रो है या डायरेक्ट है। यदि कोई प्लेनेट बर्थ चार्ट में भी रेट्रो है और यदि वो जो आपने डेट निकाली उस दिन भी रेट्रो है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस डेट को हम लेकर चलेंगे। मगर बर्थ चार्ट में प्लेनेट डायरेक्ट है और जिस दिन की डेट इवेंट के लिए निकाली गई है उस दिन रेट्रो है तो उस पर्टिकुलर डेट को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि रेट्रो प्लेनेट आपको फल या रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होते। तो एज सच फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इट इज़ वेरी सिंपल। आरपी कॉम्बो मेथड से जब टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते हैं तो शुरू में जो 3 प्लेनेट हैं आपको ना रेट्रो देखना है ना उनका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो देखना है। 3 प्लेनेट आप नोट कर लीजिए, वो स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड ऑफ लग्न एंड स्टार लॉर्ड ऑफ मून, तीनों नोट कर लिए। उसके बेसिस पर आपने टाइम निकाल लिया। जिस दिन का टाइम आया है उस दिन आप देखेंगे कि इन तीनों में से कोई प्लेनेट यदि रेट्रो है तो उस प्लेनेट को नेटिव के बर्थ चार्ट में भी जाकर देखेंगे। यदि वहाँ पर भी रेट्रो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। मगर बर्थ चार्ट में वो डायरेक्ट है और उस दिन वो प्लेनेट रेट्रो है, तीनों में से कोई भी रेट्रो है आरपी कॉम्बो में से, तो उस डेट को हम नहीं कंसीडर करके चलेंगे। तो पहला रूल आरपी कॉम्बो फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट इतना सिंपल है, इसमें और कुछ हमें नहीं देखना है। दूसरा रूल जो हम यूज़ करते हैं LSRD थ्योरी में, एल का मतलब यहाँ पे होता है लग्न साइन लॉर्ड, एस का मतलब होता है आपका मून स्टार लॉर्ड, आर का मतलब होता है मून राशि लॉर्ड और डी का मतलब होता है डे लॉर्ड। इसके अंदर हमें केवल 4 प्लैनेट लेने होते हैं। सबसे पहले लेना होता है हम लग्न का साइन लॉर्ड, असेंडेंट का साइन लॉर्ड। दूसरा लेना होता है हमें मून का स्टार लॉर्ड, एस मीन्स मून का स्टार लॉर्ड। तीसरा मून का साइन लॉर्ड या जिसे राशि लॉर्ड बोलेंगे और चौथा हम लेंगे डे लॉर्ड। तो 4 प्लैनेट आपको कंसीडर करते हैं। तो LSRD called basic ruling planet initially was invented by कृष्णमूर्ति, initially used only 4 ruling planets। तो कृष्णमूर्ति में शुरू में केवल 4 रूलिंग प्लेनेट यूज किए गए थे। अभी हम करंटली स्टार लॉर्ड ऑफ लग्न को भी लेते हैं मगर उस समय पर नहीं लिया गया था। ही इंक्लूडेड लग्न स्टार लॉर्ड also and later found that it is strongest out of them and he added star lord of lagna also in RP, therefore 5 RP are used। पर जो LSRD थ्योरी में केवल 4 RP यूज होते हैं, 5 RP यूज नहीं होते। स्टार लॉर्ड ऑफ लग्न को यहाँ पर नहीं लेते। तो आपको जो मैंने पीछे बताया उससे यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको 4 लेने हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन लेना है आपको साइन लॉर्ड ऑफ लग्ना, देन आपको लेना है स्टार लॉर्ड ऑफ मून, देन आपको लेना है साइन लॉर्ड ऑफ मून एंड डे लॉर्ड। केवल 4 RP प्लेनेट लेने हैं। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, रूलिंग प्लैनेट्स विच आर रेट्रो, जो खुद रेट्रो है और जिनके नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है उन्हें आपको डिलीट कर देना है, नहीं लेना है, नहीं कंसीडर करना है। यदि राहु केतु अपीयर हो रहे हैं LSRD के अंदर तो उन्हें किसी भी राशि का साइन लॉर्ड वो अपीयर हो रहे हैं, राहु केतु किसी भी राशि का साइन लॉर्ड तो वो होते नहीं है, क्योंकि राहु केतु किसी भी राशि के साइन लॉर्ड नहीं होते। तो वो जिस भी राशि के अंदर है उसके लॉर्ड को उनकी जगह पर यूज करना है LSRD थ्योरी में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, LSRD थ्योरी के अंदर 4 रूलिंग प्लैनेट लेते हैं। एक तो लग्न लॉर्ड, दूसरा आपको लेना है मून का साइन लॉर्ड एंड स्टार लॉर्ड, 3 हो गए। चौथा आपको लेना है डे लॉर्ड। इसके अलावा और कोई रूलिंग प्लैनेट नहीं लेना होता। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इनमें से जो भी आपका रेट्रो है उसे आपको डिलीट कर देना है और जिसका जिस नक्षत्र में आ रहा है वो रेट्रो है तो हम कहेंगे नक्षत्र लॉर्ड जिसका रेट्रो है उसे भी एक्सक्लूड कर देना है। बेसिकली किसी भी रूलिंग प्लैनेट को यदि आप रेट्रो देखते हो और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी रेट्रो है तो इनिशियल रूल ये है कि ये दोनों कंडीशन में रूलिंग प्लैनेट को आपको नहीं लेकर चलना है। मगर हम ऐसा स्ट्रिक्टली यूज़ करते हैं तो रूलिंग प्लैनेट की कमी हो जाती है। तो आगे लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी इसमें यूज़ की हुई है जो मैं बताऊंगा। तो अब मैं नेक्स्ट आपका आता हूँ रूलिंग प्लैनेट फॉर यस नो टाइप ऑफ प्रश्न। यस नो टाइप ऑफ प्रश्न में हम रूलिंग प्लैनेट लेते हैं तो आगे के सभी केसेस में रूलिंग प्लैनेट के नियम बदल दूंगा मैं। अभी तक जो फर्स्ट वन केस था उसमें हमने केवल 3 रूलिंग प्लैनेट लिए थे RP कॉम्बो में। LSRD में 4 रूलिंग प्लैनेट लिए थे। LSRD में हमने क्या किया था कि जो प्लैनेट आपका रेट्रो था और जिसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो था उन्हें हमने डिलीट कर दिया था, नहीं कंसिडर किया था।
बेसिकली ये रूल हर जगह पर यूज हमें करना चाहिए, मगर ऐसा करने पर रूलिंग प्लैनेट कम हो जाते हैं और हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए आगे चल के उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। अब आता है रूलिंग प्लैनेट फॉर यस नो टाइप ऑफ प्रश्न। रूलिंग मीन्स ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रूलिंग प्लैनेट लेने हैं वो हम क्रिएट करते हैं। ऑलवेज रूलिंग प्लैनेट करंट टाइम चार्ट से क्रिएट किए जाते हैं। अभी हम जिस समय पर बैठकर किसी भी कुंडली को एनालिसिस कर रहे हैं उस समय की एक कुंडली बनाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कुंडली आएगी उससे हम रूलिंग प्लैनेट बनाएंगे। तो आगे के सभी केसेस में ये नियम कॉमन होगा पहला कि आपको 5 रूलिंग प्लैनेट लेने हैं। तो पहला कौन सा लेना है आपको? स्टार लॉर्ड ऑफ लगना, स्ट्रेंथ वाइज भी है, सबसे स्ट्रांग होगा। दूसरा लेना है साइन लॉर्ड ऑफ लगना, तीसरा लेना है स्टार लॉर्ड ऑफ मून, चौथा लेना है साइन लॉर्ड ऑफ मून, और पांचवा रूलिंग प्लैनेट आपको लेकर चलना है डे लॉर्ड। तो इनिशियली हम ये लेंगे। सो यहां पर मैंने रूल लिखा है, क्रिएट ए करंट टाइम चार्ट, करंट टाइम, करंट डेट एंड करंट प्लेस ऑफ एस्ट्रोलॉजर, टेक लग्न एंड मून फ्रॉम करंट चार्ट। आपको लग्न और मून लेनी है करंट चार्ट से। साइन लॉर्ड एंड स्टार लॉर्ड ऑफ आरपी होंगे, स्टार लॉर्ड एंड साइन लॉर्ड ऑफ लग्ना पहले दो, स्टार लॉर्ड एंड साइन लॉर्ड ऑफ मून अगले दो, एंड ये है आपका डे लॉर्ड, फिफ्थ वन इज डे लॉर्ड, पांचवा जो है डे लॉर्ड। 5 आपके रूलिंग प्लैनेट बनेंगे। इफ एनी प्लैनेट इज रिपीटिंग डजंट मीन इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। कोई रिपीट हो रहा है तो ये मत मान के चलिए कि वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो लग्न स्टार लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग आरपी होता है। ऑर्डर होता है स्टार लॉर्ड ऑफ लग्ना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, साइन लॉर्ड ऑफ लग्ना दूसरे नंबर पर आता है, स्टार लॉर्ड ऑफ मून तीसरे नंबर पर आता है, एंड साइन लॉर्ड ऑफ मून चौथे नंबर पर आता है, और डे लॉर्ड 5वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पे फिर से कंडीशंस वही बताई गई हैं जो मैंने पीछे बताई थी। एलएसआरडी के केस में जो रूल फॉलो होते हैं वही होते हैं। चेक स्टार लॉर्ड ऑफ ऑल आरपी, सभी आरपीस के स्टार लॉर्ड को चेक कर लीजिए, नक्षत्र लॉर्ड को आरपीस के प्लेनेट। चेक इफ एनी वन ऑफ देम इज रेट्रोग्रेड देन डिलीट दैट प्लेनेट फ्रॉम आरपी, इट विल नॉट गिव रिजल्ट। कह रहा है जितने भी आरपी आए उसमें से जिसका भी स्टार लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो उसे नहीं लेते, राहु केतु को रेट्रो नहीं मानते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, पिछले और इस केस में क्या डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। जब मैंने एलएसआरडी बताया था वहां पर कोई प्लेनेट खुद रेट्रो है उसे भी नहीं लिया था, और जो रेट्रो जिसका नक्षत्र लॉर्ड है उसे भी नहीं लिया था, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया था। तो कोई प्लेनेट खुद रेट्रो था उसको भी नहीं लेना था, और उसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो था उसे भी नहीं लेना था। जबकि यस नो क्वेश्चन में हमें केवल उसे ही एक्सक्लूड करना है जिसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है। खुद रेट्रो है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमने कहा है जितने भी आरपी आए उसमें से जिसका भी स्टार लॉर्ड रेट्रोगेट है उसे नहीं लेते हैं, राहु केतु को रेट्रो कंसीडर नहीं करना है। अब क्या करना है, राहु एंड केतु आर प्लेस्ड इन द साइन ऑफ एनी वन ऑफ आरपी। जो आपके 5 आरपी आए इनमें से किसी की भी राशि में यदि राहु केतु बैठे हुए हैं तो देन दे विल बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट प्लेनेट। तो राहु केतु उस पर्टिकुलर प्लेनेट जिसकी राशि में बैठे उसके एजेंट बन जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट प्लेनेट मींस इन प्लेस ऑफ दोज रूलिंग प्लेनेट्स राहु एंड केतु कैन बी यूज्ड। मतलब उन प्लैनेट्स की जगह आप राहु केतु को भी यूज कर सकते हो। अब ऐसा क्वेश्चन अराइज होगा कि आपको यहां पर मैंने रूल दिया है, एट एनी प्लेस वी मस्ट चूज बिटवीन ए प्लैनेट एंड इट्स एजेंट। यदि प्लैनेट और उसके एजेंट में चूज करने की कंडीशन आ जाए तब हमें एजेंट को चूज करना है, राहु केतु को चूज करना है, प्लैनेट को चूज नहीं करना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपने एक बार यदि प्लैनेट या उसके एजेंट को यूज कर लिया, तो जैसे सपोज मरकरी का एजेंट राहु बन गया, आपने मरकरी यूज कर लिया तो अब राहु को यूज नहीं करोगे आप, और यदि आपने राहु को यूज कर लिया तो मरकरी को यूज नहीं करोगे। दोनों को यूज नहीं करना है। जब आपको प्रिफर एजेंट को करना है, यदि आपके पास ऑप्शन है दोनों में से किसे लेना है तो हम एजेंट को लेंगे, और यदि आपने बाय द वे वो प्लेनेट खुद ले लिया तब आप उसके एजेंट को नहीं लेंगे। दोनों को एक साथ कभी यूज नहीं करना है। फिर से मैं बता रहा हूं कि किसी केस में सपोज एक प्लेनेट मरकरी है, उसका एजेंट राहु आया, अब हमने राहु को चूज कर लिया, दोनों में से प्रिफर करेंगे हम एजेंट को राहु को,
और यदि आपने राहु को यूज कर लिया तो मरकरी को यूज नहीं करेंगे। मगर कहीं पर आपको मरकरी यूज करना पड़ गया, जो कि आप प्रैक्टिकल केसेस में देखेंगे, तब राहु को यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना कि आपको एजेंट को भी यूज कर लें और मेन प्लेनेट को भी यूज कर लें, और कहीं कहीं दोनों को करते हैं, वो मैं सेपरेटली बताऊंगा। पर इनिशियली रूल आपको यह याद रखना है एजेंट का और प्लेनेट का। जब भी आपके आरपीस में से किसी की भी राशि में राहु और केतु हैं तो उस प्लेनेट का रिप्रेजेंटेटिव राहु और केतु बन जाते हैं, एजेंट राहु और केतु बन जाते हैं। अब क्या सिचुएशन आती है, आपको कहीं पर प्लेनेट यूज करना पड़ गया तो उसके एजेंट को यूज नहीं करेंगे, कहीं पे एजेंट यूज करना पड़ गया तो प्लेनेट को यूज नहीं करेंगे, और दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना हो तो एजेंट को चूज करेंगे, प्लेनेट को चूज नहीं करेंगे। ये यहां पर रूल्स है। अब आता है प्री डेस्टिन्ड इवेंट। ऐसे इवेंट जो पहले से ही होना डिसाइड है, उन केसेस में आरपीस कैसे लेते हैं। तो यहां पर वही 5 आरपी लेने हैं। आरपी लेने के रूल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब 5 आरपी वही स्टार लॉर्ड ऑफ लगना, साइन लॉर्ड ऑफ लगना, स्टार लॉर्ड ऑफ मून, साइन लॉर्ड ऑफ मून, डे लॉर्ड, ये 5 लेने हैं। राहु केतु आर इन द साइन ऑफ आरपी, टेक देम ऑल्सो एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरपी या एजेंट ऑफ आरपी इन प्लेस ऑफ देयर साइन लॉर्ड। फिर वही रूल आ रहा है यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ देयर साइन लॉर्ड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट व्हेन वी आर यूजिंग देम देयर साइन लॉर्ड विल नॉट बी यूज्ड एज आरपी। अभी मैंने बताया था इफ दे आर ओनली 3 आरपी, यदि केवल 3 आरपी बच गए आपके पास, 4 आरपी नहीं बन रहे हैं, तब इस केस में आप उस साइन लॉर्ड को भी ले लोगे और उसके एजेंट दोनों को ले लोगे। सपोज मरकरी का एजेंट आपका राहु बन रहा है तो मरकरी को भी आरपी ले लेंगे और राहु को भी आरपी ले लेंगे। वो तभी लेना है जब हमारे पास केवल 3 आरपी बच रहे हैं। इफ देयर आर ओनली 3 आरपी देन वी कैन ऑल्सो यूज राहु एंड केतु एज 4th आरपी इफ दे आर इन साइन ऑफ अदर 3 आरपीस। किसी भी 3 और आरपीस जो बचे हैं उनके साइन में यदि राहु केतु है तो उसे हम एज ए 4th आरपी यूज कर लेंगे यदि हमारे पास आरपीस की कमी पड़ रही है तो। इफ एनी आरपी इज रेट्रो ड्रॉप इट फ्रॉम लिस्ट ऑफ आरपी। तो यहां पर भी हम रेट्रो को ड्रॉप कर रहे हैं प्री डेस्टिन्ड इवेंट में। जबकि यस नो आंसर क्वेश्चन में हमने किसे ड्रॉप किया था, उस आरपी को ड्रॉप किया था जिसका स्टार लॉर्ड रेट्रो था। जबकि एलएसआरडी थ्योरी में किसे ड्रॉप किया था, आरपी को खुद को भी ड्रॉप कर दिया था और जो आरपी रेट्रोगेट स्टार लॉर्ड है जिसका, उसे भी ड्रॉप कर दिया था। तो देखिए डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो गए। एलएसआरडी से मैं मिक्स कर रहा हूं। एलएसआरडी में हमने देखा कि जो आरपीज आए उनमें कोई रेट्रो तो नहीं है, उसे ड्रॉप कर दिया। उसका स्टार लॉर्ड रेट्रो है तो उसे भी ड्रॉप कर दिया, दोनों को ड्रॉप कर दिया। वेयर एज प्री डेस्टिन्ड इवेंट में हमने क्या किया, जिस आरपी का स्टार लॉर्ड रेट्रो है उसे हमने ड्रॉप किया। वो सॉरी, प्री डेस्टिन्ड इवेंट नहीं, यस नो क्वेश्चंस में हमने किसे ड्रॉप किया, जिसका स्टार लॉर्ड है उसे ड्रॉप कर दिया। और प्री डेस्टिन्ड इवेंट में हमने उस आरपी को ड्रॉप करना है जो खुद रेट्रो है। तो इन तीनों में क्लियर कट डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, और बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको छोटा सा अंतर है जिसे आपको पकड़ के चलना है। सबसे पहले एलएसआरडी थ्योरी के अंदर जो भी आरपी आए आप देखोगे कि वो सभी को चेक करोगे कौन रेट्रो है। यदि वो रेट्रो है तो वो ड्रॉप हो गया। अब कोई भी रेट्रो नहीं है तो उन सभी के आपको नक्षत्र लॉर्ड भी चेक करने हैं। इनमें से किसी का नक्षत्र लॉर्ड भी रेट्रो है तो उसे भी आप ड्रॉप कर दीजिए। ये एलएसआरडी थ्योरी है, नंबर 1। नंबर 2, यस नो टाइप के क्वेश्चंस का जब आंसर करना, उसकी टेक्निक क्या है वो तो उसमें आप जो भी मेरे कोर्स में आपने किया होगा और या वीडियोस आप देख सकते हो। तो यस नो टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि जो भी आरपीस आए उनके नक्षत्र लॉर्ड को चेक करना है बस। जिसका नक्षत्र लॉर्ड आपका रेट्रो है उसे ड्रॉप कर देना है, खुद प्लेनेट को, रेट्रो प्लेनेट को ड्रॉप नहीं करना है। अब आता है प्री डेस्टिन्ड इवेंट। तो प्री डेस्टिन्ड इवेंट में आपको देखना है कि जो भी प्लेनेट रेट्रो है, आपने आरपीस 5 निकाले, उनमें से जो भी रेट्रो है उसे आपको ड्रॉप कर देना है। इतना सिंपल सा रूल है। रूलिंग प्लेनेट का जो बाकी चीजें मैं फिर से बताऊंगा, अब लास्ट केस में डिस्कस करूंगा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में। तो रूल वो के वही है, रूलिंग प्लेनेट is a divine tool to help astrologers. As the name suggests, ruling planets are planets that rule a particular moment. KP system consider total 5 ruling planet in order of strength. वो होते हैं ascendant star lord, ascendant sign lord, moon star lord, moon sign lord and day lord, जो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं अभी तक।
अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 हमने जरूर लिए, मगर इनमें से हो सकता है कि 2-3 आपके रूलिंग प्लेनेट कॉमन हो जाएं या कोई रेट्रो हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए, तो हमारे पास रूलिंग प्लेनेट की कमी हो जाएगी। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में कम से कम 4 रूलिंग प्लेनेट आपके पास चाहिए, उससे कम है तो हम बर्थ टाइम एक्यूरेटली नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। बर्थ टाइम के अंदर 10 मिनट तक का डिफरेंस होगा यदि 3 ही रूलिंग प्लेनेट है, और 10 मिनट का यदि डिफरेंस है तो फिर बर्थ टाइम एक्यूरेट हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर कुछ और रूल्स दिए हुए हैं कि आप जो पहले जो 5 रूलिंग प्लेनेट बताए थे उसके अलावा किस किस को और यूज कर सकते हो। यदि आपके पास लेटर इट वाज ऑब्जर्व दैट प्लेनेट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस ऑल्सो वर्क एज रूलिंग प्लेनेट। कौन कौन से हुए? प्लेनेट्स पोजिटेड इन लग्न, आपकी लग्न में जो प्लेनेट बैठा है उसे भी रूलिंग प्लेनेट ले लेंगे, या लग्न को जो एस्पेक्ट कर रहा है उसे भी हम रूलिंग प्लेनेट ले लेंगे। और भी कम पड़े तो प्लेनेट इन कंजंक्शन विद रूलिंग प्लेनेट, आपके जो रूलिंग प्लेनेट जितने भी आए उनके जो भी कंजंक्शन में है उन्हें भी हम रूलिंग प्लेनेट ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन इमीडिएटली अराइज होगा कि आपने जो 5 रूलिंग प्लेनेट है उसमें जो रेट्रो हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, तो जिस प्लेनेट को छोड़ रहे हैं तो उसके कंजंक्शन में जो होगा प्लेनेट उसे आप रूलिंग प्लेनेट नहीं मानकर चलोगे, क्योंकि जो खुद ही रूलिंग प्लेनेट नहीं है उसके साथ कंजंक्शन वाला प्लेनेट भी रूलिंग प्लेनेट नहीं हो सकता, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रूलिंग प्लेनेट्स आर पिक्ड फ्रॉम नॉर्मल D1 चार्ट ओनली, D1 से पिक करते हैं। रूलिंग प्लेनेट के लिए आपको केपी कुंडली का यूज नहीं करना है। अब यहां पर रूल आते हैं, दीज आर रूल्स फॉर द बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो क्या करना है, देखिए आपको प्रैक्टिकली इसमें लेना है, राहु केतु ऑक्यूपाई साइन ऑन्ड बाई आरपी और इन कंजंक्शन और रिसीविंग एस्पेक्ट फ्रॉम आरपी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, साइन ऑक्यूपाइड को जनरली यूज करते हैं, कंजंक्शन और उसको कम ही यूज करते हैं, मगर आप यूज करना चाहो तो कंजंक्शन वालों को भी कर सकते हो कि जो रूलिंग प्लेनेट के कंजंक्शन में राहु केतु हैं। आपके पास और भी कम पड़ रहे हैं तो आप राहु केतु देखिए कि रूलिंग प्लेनेट के यदि कंजंक्शन में आ रहे हैं तो उन्हें भी आप आरपी ले सकते हो, मगर कंजंक्शन का यहां पर मतलब होगा 3 डिग्री 20 मिनट्स ओनली। रूलिंग प्लेनेट से 3 डिग्री 20 मिनट तक राहु केतु हैं, देन ओनली विल टेक देम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रूलिंग प्लेनेट। रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, मतलब आप रूलिंग प्लेनेट के साथ इन्हें रखोगे और दोनों में से किसी एक को ही यूज करोगे। जब भी मैंने रूल बनाए थे कि आपका सपोज आपने प्लेनेट को यूज कर लिया तो आप इनको यूज नहीं करोगे, और इन्हें यूज कर लिया तो प्लेनेट को यूज नहीं करोगे। ये रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करते हैं, मगर फिर भी रूलिंग प्लेनेट कम पड़ गए आपके पास, तब इन्हें एज ए सेपरेट रूलिंग प्लेनेट भी आप यूज करोगे वीकेस्ट लेवल पर। इफ राहु केतु ऑक्यूपाई साइन ओन्ड बाई आरपी or in conjunction or receiving aspect from RP, then Rahu and Ketu also become representative of that planet. Means we can replace planet by Rahu and Ketu. तो राहु एंड केतु से रिप्लेस करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सपोज मरकरी के साथ कंजक्टेड है, मरकरी की राशि के अंदर बैठा हुआ है राहु और केतु, और मरकरी एक रूलिंग प्लेनेट है, तो अब मरकरी का एजेंट बन जाएगा राहु केतु। यदि दोनों में से किसी एक को यूज करना है तो आप एजेंट को यूज करेंगे। यदि आपने प्लेनेट को खुद को यूज कर लिया मरकरी को, तो राहु को यूज नहीं करेंगे, और राहु को यूज कर लिया तो मरकरी को यूज नहीं करेंगे। मगर कहीं पर आपको प्लेनेट्स की कमी पड़ रही है रूलिंग प्लेनेट्स की, तो इस एजेंट को एज ए सेपरेट रूलिंग प्लेनेट आप यूज कर सकते हो। तो इन नियमों को आप माइंड के अंदर रखोगे। बाकी रूल वैसे ही चलेंगे। रूलिंग प्लेनेट दैट आर इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ रेट्रो प्लेनेट आर रिजेक्टेड। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी जो रूलिंग प्लेनेट जिनके नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो हैं उन्हें हम रिजेक्ट कर देंगे। इफ मोर रूलिंग प्लेनेट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द रूलिंग प्लेनेट आर इन नक्षत्र ऑफ रेट्रो प्लेनेट, देन प्लेनेट पोजिटेड इन लग्ना, जो अभी रूल बताया था, प्लेनेट पोजिटेड इन 7th हाउस एंड प्लेनेट्स इन कंजंक्शन विद रूलिंग प्लेनेट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रूलिंग प्लेनेट। यहाँ पर कंजंक्शन का नियम यह होता है कि सेम राशि में होने से कंजक्टेड नहीं माने जाते, उनके बीच में 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा का सेपरेशन नहीं होना चाहिए। द डे लॉर्ड जो लेंगे इज टेकन एज पर हिंदू डे सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम सनराइज एंड एंड्स ऑन द next sunrise. It is not calculated from 12 o'clock midnight to next 12 o'clock midnight. For example, is somebody born on February 11, 2011 at 4 a.m. at Noida, UP, India. It will be Thursday and not Friday. ध्यान रखना है, क्योंकि 11 को जो थर्सडे है, रात को थर्सडे चला आ रहा है, तो वो थर्सडे ही होगा। अगली तारीख को सुबह आपका डे चेंज होता है।
तो इसमें क्या है कि मैं अब आपको एट लास्ट सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं डिफरेंट आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, ध्यान रखना। आप कहेंगे भाई सेम रूलिंग प्लेनेट है और ये तो हमने अलग अलग रूल मान लिए, कहीं पर हम रेट्रो को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कहीं पर हम उसका जिसका स्टार लोड रेट्रो है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा एंड में। कॉम्बो में तो हम देखते ही नहीं है कि कोई रूलिंग प्लेनेट आपका रेट्रोगेट है या नहीं। जब आरपी कॉम्बो बनाते हैं, 3 प्लेनेट लेते हैं, उसमें हम केवल उस डेट पर जाते हैं जिस डेट को आपने डेट निकाली है, और उस दिन हम देख लेते हैं कि उनमें से कोई रूलिंग प्लेनेट यदि रेट्रो है तो उस कॉम्बिनेशन को हम कंसिडर नहीं करते। ऐसा मानते हैं कि जो रेट्रो प्लेनेट होते हैं रूलिंग प्लेनेट वो फल नहीं दे पाते। अब देखिए एक्चुअल रूल ये है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप चलते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसे यूज कर सकते हो। आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होगा मगर वर्केबल कंडीशन नहीं मिलेंगी, आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे यदि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे। अब मैं आपको एक्चुअल रूल बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये बाकी सब में जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है उसको आप चाहो तो नहीं भी कंसीडर कर सकते हो, आप स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर सकते हो कि यदि कोई भी आपने रूलिंग प्लेनेट फाइंड आउट किए 5 के 5, अब आप क्या देखिए एक्चुअल और स्ट्रिक्ट रूल ये है कि आप देख लीजिए उन 5 में से कोई रेट्रो तो नहीं है, रेट्रो है तो उसको हटा दीजिए इमीडिएटली। अब बच गए उनमें से देखिए किसी का नक्षत्र लॉर्ड तो रेट्रो नहीं है, यदि नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है तो उसे भी हटा दीजिए। अब जो बाकी बचे वो रूलिंग प्लेनेट है, सिंपल ये रूल है, इसे आप फॉलो करेंगे। एंड में आपने क्या करना है, आप देखा कि आपके पास कमी पड़ गई, तो कमी पड़ गई तो अब आपके पास जो रेट्रो प्लेनेट है उसे भी आप एज ए रूलिंग प्लेनेट ले लोगे वीकर लेवल पर, और भी कमी पड़ गई, अभी भी पूरे नहीं हो रहे, तो आपने जो नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो होने की वजह से जो आपने प्लेनेट हटाया था उसे भी ले लोगे वीकर लेवल पर। मगर इन्हें लेना कब है, ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले फोकस से सुनिएगा, देखिए पूरी बात जो मैं बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे अलग अलग रूल्स बताए थे, फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए रूल क्या बताया था, LSRD में आपको रेट्रो प्लेनेट भी नहीं लेना है और जिसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है उसे भी नहीं लेना है। यस नो टाइप के क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि जिसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है उसे नहीं लेना है। प्री डेस्टिन्ड इवेंट में मैंने बताया था कि जो प्लेनेट खुद रेट्रो है उसे नहीं लेना है, ये प्री डेस्टिन्ड इवेंट है, इसमें आरपी जो खुद रेट्रो है उसे नहीं लेना है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में उसे नहीं लेना है जिसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है। तो हमने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है इन जनरल, मगर सभी में आप सेम नियम भी यूज कर सकते हो। यदि आपको कंफ्यूजन है, मोर एक्यूरेट निकालना है मगर उसमें वर्क करने में डिफिकल्टी होती है, तो आगे लोगों ने इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लिया है और अपने हिसाब से उसे यूज करने लगे। और मैंने जिन्होंने जो थ्योरी दी थी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड मैंने रूलिंग प्लैनेट्स के रूल्स आपको बताए हैं। अब मैं एंड में जो बता रहा था उसको मैं फिर रिपीट करता हूं कि बेसिकली है कि आपने 5 रूलिंग प्लैनेट बनाए, उनमें जो रेट्रो है उसे आप निकाल दें, बाकी जो बचे उनमें देखें किसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है उसे भी निकाल दें। अब हम देखें आपके पास कितने रूलिंग प्लैनेट बचे हैं। सपोज कम है तो अब हम कहां पर जाएंगे, हम मूव करके जाएंगे कि लग्न में कोई प्लैनेट बैठा है उसे ले लेंगे, वहां पे भी नहीं है तो लग्न को जो एस्पेक्ट कर रहा है उसे ले लेंगे। जनरली 7th हाउस में हम देखते हैं पर कहीं से भी एस्पेक्ट कर रहा है, वहां पे भी नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग रूलिंग प्लैनेट बच गए हैं, जो रेट्रो थे वो तो निकल गए, बचे हैं उनके साथ जो भी प्लैनेट कंजंक्शन में है उसे हम रूलिंग प्लैनेट ले लेंगे। अभी भी आपके पास 3 ही बचे, 2 ही बचे, 4 से कम बचे, तब हम क्या करेंगे कि जिसे हमने रेट्रोगेट होने की वजह से भी एक्सक्लूड कर दिया था उसे भी हम वापस से ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए कम से कम 4 रूलिंग प्लैनेट्स की जरूरत होती है। 4 से कम रूलिंग प्लैनेट हैं तो हम ना ही तो बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर पाएंगे, ना प्री डेस्टिन्ड इवेंट को हम डिसाइड कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन द एंड मैनी टाइम्स मैंने रिपीट किया हुआ है, आप बोर भी हो चुके होंगे जिन्हें समझ में आ गया है। फिर से मैं ब्रीफ में एंड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं विद इन 2 मिनट टोटल रूल ऑफ द रूलिंग प्लैनेट। फर्स्ट वन, आपको देखना है कि आपके आरपी कॉम्बो के किस में आपको 3 रूलिंग प्लैनेट बनाए, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड ऑफ लग्ना एंड स्टार लॉर्ड ऑफ मून। आपको कुछ नहीं देखना कौन रेट्रो है कौन रेट्रो नहीं है, आपने डेट फाइंड आउट कर लिए हैं। फंड जो डेट निकली उस दिन आपने देखना है कि इनमें से कोई रेट्रो है, तो उसे एकदम कैंसिल आउट करने से पहले उस पर्सन की जन्म कुंडली में देखना है, वहाँ भी रेट्रो है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जन्म कुंडली में डायरेक्ट है और उस डेट को रेट्रो है तो उस डेट को आप नहीं कंसिडर करेंगे। फिर बाकी के चारों में आप सेम रूल यूज कर सकते हो,
अब मैं आपको बता रहा हूँ। LSRD थ्योरी, प्री डेस्टिन्ड इवेंट, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यस और नो में जो ओरिजिनल रूल था जो कृष्णमूर्ति जी ने दिया था, वो ये कहा था कि रूलिंग प्लेनेट यदि रेट्रो है तो उसे हटा दीजिए, यदि कोई भी रेट्रो नहीं है तो उनमें जिसका भी नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है उसे भी हटा दीजिए। तो वो सारे हट जाएंगे जिन जो खुद रेट्रो हैं या जिनके नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो हैं, रिमेनिंग को रूलिंग प्लेनेट लेंगे। मगर कहीं पर आपके पास टोटल रूलिंग प्लैनेट्स की कमी पड़ गई, नहीं मिल रहे, तो आप रेट्रो को वीकेस्ट लेवल पर ले जाकर रख देंगे, सबसे नीचे, और इस तरीके से रूलिंग प्लैनेट हम यूज कर लेंगे। इसके बाद क्या किया, अलग अलग जो थ्योरीज आई जो मैंने यहां पर बताया, LSRD आई, प्री डेस्टिन्ड इवेंट आया, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन आया, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आया। इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन इसलिए किया कि रूलिंग प्लैनेट्स की कमी पड़ रही थी, और रूलिंग प्लैनेट पूरे ही नहीं हो पाते हैं तो इन टेक्निक का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो LSRD में तो एज इट इज रखा गया कि जिसके रूलिंग प्लैनेट रेट्रो उन्हें भी हटा देना है, और जिनके नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो हैं उन्हें भी हटा देना है, क्योंकि LSRD में नंबर ऑफ प्लैनेट्स की कोई बहुत रिक्वायर्ड नहीं होती। केवल एक प्लैनेट के बेस पे भी आंसर कर सकते हो, 2 के बेस पे भी आप आंसर कर सकते हो, 3 के बेस पर भी कर सकते हो। LSRD में तो हम राशियों के साइन को ऐड करके यूज कर लेते हैं, डिवाइड करके 12 से। फिर इसके बाद आता है प्री डेस्टिन्ड इवेंट में जो बताया गया, आप एज इट इज यूज कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया कि जो रूलिंग प्लैनेट आपके रेट्रो हैं उन्हें हटा दीजिए, उनके नक्षत्र लॉर्ड को भी रेट्रो हैं उन्हें भी हटा दीजिए। अब नहीं चाहें तो यहाँ पर जो इन्होंने वेरी चेंज किया वो ये माना कि केवल जो रेट्रो खुद हैं उन्हें आप हटा दीजिए बस। इसके बाद यस नो टाइप के आंसर के केस में भी आप जो फिक्स रूल है उसे भी यूज कर सकते हो कि जिसके रूलिंग प्लैनेट खुद रेट्रो है उसे भी हटा दीजिए, और नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है उसे भी हटा दीजिए। मगर जिन्होंने प्री डेस्टिन्ड इवेंट पर बेस्ड जो थ्योरी दी थी उन्होंने ये कहा था कि जिन रूलिंग प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो हैं केवल उन्हें हटाना है आपको। इसके बाद आता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी सेम ही रूल हम यूज करेंगे कि जिनका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है उसे हटाना है बस, बाकी किसी रूलिंग प्लैनेट्स को आपको नहीं हटाना है। तो जो स्ट्रिक्ट रूल है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, और आफ्टर फ्लेक्सिबिलिटी जो रूल यूज किया जाता है उसे भी फॉलो कर सकते हो। जो स्ट्रिक्ट रूल है उसे फॉलो करके एक्चुअली हमें आंसर तक पहुंचने में परेशानी होती है, इसलिए आगे लोगों ने उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की होगी। उम्मीद है अब आपको इसके मैंने सभी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप दूसरी बार तीसरी बार देख लीजिएगा, सबको मैंने बार बार रिपीट किया है तो आपको होपफुली ये समझ में आ जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।